गेट परी ने खोला था। मुझे देखते ही वो खुशी से उछल पड़ी और हलक के बल चिल्लाकर माँ को आवाज़ें देने लगी। मामा, मामा, देखें तो कौन आया है, मामा जल्दी आएं। इतनी गर्मजोशी से इस्तकबाल होने पर मेरी सफ़र की सारी थकान दूर हो गई। मैंने कपड़ों का भारी बैग एक तरफ रखा और परी को खुद से लिपटा कर खूब सारा प्यार किया। इतने में मुतजस्सिस अंदाज से चलती हादिया भाभी बाहर आ गई। मैं मोहब्बत से आगे बढ़ी, लेकिन भाभी का सर्द सा रवैया देखकर मेरे जज्बों पर औस सी पड़ गई। खुद को खुद में समेट कर भारी बैग घसीट कर भाभी की तकलीद में आगे बढ़ गई। हादिया भाभी एक ट्रे में 2 कप चाय साथ 6-7 बिस्किट ले आईं। मेरे बराबर बैठकर रस्मन सा हाल अहवाल पूछा, फिर मेरे पल्लू से चिपकी परी को घूरा। वो माँ की तेवरी से डर कर बैग उठाए एकेडमी निकल गई। मुझे थकान थी और नींद का गलबा। सोने के लिए मुनासिब जगह दरकार थी, मगर ये पूछना कि मैं किस कमरे में सोने जाऊं, इस वक्त दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। भाभी उठकर किचन में गई तो मैं उधर सोफे पर ही बराजमान हो गई। अगली सुबह अजीब हंगामा खेजी थी। किचन से उठा पटक की आवाज़ें तो कभी भाई भाभी की नोक झोंक। मैं हैरान थी कि सुबह सुबह ही घर का माहौल बदमज़ा क्यों हो गया है। मैं सब कुछ कमरे में बैठी सुन रही थी। न जाने क्यों बाहर निकलते हुए खौफ सा महसूस हो रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ जो भैया ने परी को थप्पड़ जड़ दिया और वो करंट खाकर बाहर को भागी। परी को जाकर अपनी बाहों में समेटा, लेकिन हादिया भाभी तन फन करती आई, परी को मेरी गिरफ्त से आज़ाद किया, खींचकर दोबारा भैया के सामने ला खड़ा किया और ख़ुद भी उस पर चिल्लाना शुरू हो गई। कहाँ से आएंगे पैसे? ये तुम्हारा बाप अब क्या डाके डाले? कुछ रहम करो अपने बाप पर और ज़बान का चस्का थोड़ा कम करो। शायद परी ने स्कूल जाने के लिए पैसे मांगे थे। मैं बात समझ के आगे बढ़ी, उसे साथ लगाया और फिर कमरे से पैसे ला कर दिए, जो उसने बिला हीलो हुज्जत ले लिए। भैया भाभी खामोश रहे, लेकिन भैया के चेहरे की नागवारी देखकर मैं वापस कमरे में चली गई और 2 घंटे बाद भाभी की पुकार पर बाहर आई। सामने टेबल पर सूखा सा पराठा और फ्राई अंडा मेरा मुंतज़िर था। मैं नाश्ता करने बैठ गई। भाभी फूले मुंह के साथ अपने कामों में लगी रहीं और मेरा वो सारा दिन भाभी की सरगर्मियाँ मुलाहिज़ा करते गुजरा। जो बर्तन आराम से रखा और उठाया जा सकता था वो पटखा जाता। कैबिनेट के दरवाजे ज़ोर ज़ोर से मार कर न जाने वो क्या गुस्सा निकाल रही थी। मैंने काम में हाथ बटाने के लिए पेशकदमी की तो भाभी ने साफ मना कर दिया। मामा, ये क्या आपने दाल रोटी बना ली? रात के खाने पर परी मुंह बसोर कर बैठ गई। चुपचाप खाओ, भाभी ने ढाड़ कर कहा, लेकिन परी दुबकने की बजाय भुपर गई। क्या हो गया है आपको? कल से आप मुझे बिला वजह डांट रही हैं। सुबह पापा ने मुझे आपके भड़काने पर मारा था। न जाने किस बात का गुस्सा आप मुझ पर निकाल रही हैं। नन्ही सी परी तन कर माँ के सामने खड़ी हो गई। पहले तो हमारे घर कभी दाल नहीं बनी, रोज़ गोश्त या सब्ज़ी गोश्त बनता है। जब भी पापा का दाल का दिल हो तो आप गोश्त डालकर हलीम बनाती हैं, और फिर जब बाकी मेहमान आते हैं तब तो कभी दाल नहीं बनती। भाभी ने धाड़ कर एक थप्पड़ उसे जड़ा तो परी बल खाकर कुर्सी से टकरा गई। इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम बालिश भर की लड़की मुझे सिखाने पढ़ाने लगी। मैं मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी रही, ना परी को गले लगाया ना भाभी को मना किया। मुझे लगा कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वो रात भाभी ने परी को अपने पास ही सुलाया और मैंने रात ही अपना बैग दोबारा पैक कर लिया। ट्रेन चल पड़ी और मेरे जहन की सरजमीन पर भी सोचों की ट्रेन चलने लगी। भूले बसरे माजी की कुछ झलकियां स्क्रीन पर रोशन हुई। उफ,
جتنی مہنگائی ہے جان کے لالے پڑ رہے ہیں۔ ایسے میں تو کسی کو ایک کپ چائے پلانا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ کلثوم پھپھو نے امی کی کڑوی بات کو حلق سے اتار کر چائے کا گھونٹ بھرا۔ میں سخت بدمزہ ہوئی۔ جب سے کلثوم پھپھو آئی تھی، امی صبح صبح ہی مہنگائی نامہ کھول کر بیٹھ جاتی اور پھر صبح سے شام ہو جاتی امی کو دکھڑے سناتے سناتے۔ جمعرات کو جو سوجی کا حلوہ اور سبزی کا پلاؤ بنتا تھا، کلثوم پھپھو کی آمد سے بند ہو گیا۔ ہفتے میں 2-3 بار صبح ناشتہ، کبھی پراٹھے، کبھی انڈوں کا حلوہ یا دیسی گھی سے بنا پراٹھا، اس سب کی جگہ سوکھے پراٹھے اور رات کا بچا سالن۔ غرض ہمارے گھر کا تمام مینیو بدل جاتا اور ساتھ ساتھ سارا دن جو کچھ پھپھو کو سنایا جاتا۔ وہ جو مہینہ بھر رہنے آئی تھیں، 5-6 دن بعد ہی رخصت ہو گئیں۔ پھپھو کے جاتے ہی گھر کی فضا خوشگوار ہو گئی۔ امی جان کا لہجہ پھر سے مٹھاس بھرا۔ وہی پکوان، وہی خوشبوئیں، نہ مہنگائی کا رونا، نہ کاموں کی تھکن کا دکھڑا۔ وہ وقت کب کا گزر گیا۔ امی، ابو اور پھپھو اپنے اصلی گھروں میں چلے گئے۔ ٹرین میری منزل تک پہنچ گئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ باجی، کہاں گم ہیں آپ؟ آپ کا اسٹیشن آ گیا، ساتھ بیٹھی عورت نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں نے بھیگا چہرہ صاف کیا اور اپنا سامان اٹھا کر نیچے آئی۔ اس سارے سفر سے ایک بات واضح ہو گئی کہ کبھی کبھی آپ کی غلطیوں کی سزا آپ کے پیاروں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ میں نے ایک بار پھر آنکھیں رگڑیں۔ تھکان سے میرا برا حال تھا۔ اپنے ماں باپ کی بوئی فصل میں کاٹ کر آئی تھی۔